हम बात करेंगे चीन की। क्या चीन झुक गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच रिश्तों की जो जमी हुई बर्फ थी वो अब न केवल पिघल रही है बल्कि बीजिंग के रुख में एक ऐसा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है जिसने वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चीन रणनीतिक संवाद के दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। और ये पहली बार है जब चीन खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन अब तक यूएनएससी में भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता रहा है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झाशुओं के बीच हुई जो स्तरीय बातचीत हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों की नई पटकथा लिख दी गई है। यानी कि अब भारत को वीटो पावर मिलने के साथ ही यूएन में स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है। क्योंकि सीधे तौर पर देखिए, जो एक समय ऐसा भी था जब चीन ये नहीं चाहता था कि अस्थायी सदस्य भारत बने यूएन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बयान, जो स्टेटमेंट सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं। और संकेत जो मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये कि अब चीन जो है भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इसके पीछे चीन की कोई रणनीति है? क्या खत्म होगा वीटो का अड़ंगा? ये भी जरा हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो चीन की तरफ से ये कहा गया है इसके मायने क्या हैं। लंबे समय से भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दावेदारी कर रहा है, लेकिन इसमें कौन अड़ंगा डालता रहा है? अड़ंगा चीन डालता रहा है। भारत की दावेदारी को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का समर्थन मिलता रहा है और इसी के साथ ही चीन एकमात्र ऐसा देश था जो इस पर तकनीकी पेच फंसाता रहा है। लेकिन अब जो है चीन का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार चीन ने भारत की आकांक्षाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया है और इसी से कई सवाल भी उठने लगे हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक साख और ब्रिक्स में भारत की जो अध्यक्षता का असर है, क्या इसी का नतीजा है कि चीन जो है अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? तो क्या वीटो का जो अड़ंगा था, जो बार बार चीन की ओर से लगाया जा रहा था, क्या वो खत्म होने जा रहा है? दरअसल चीन ने यूएनएससी में सदस्यता पर क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यानी कि विदेश मंत्रालय ने जो कहा है उनके बयान के मुताबिक चीन के बदले नजरिए के बारे में जो तमाम बातें कही गई है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चीन की ओर से भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए समर्थन जताया गया है। यह विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है और यह कहा गया है कि समर्थन मिला है। चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झाओ कुसू का यह बयान सामने आया है जिसमें यूएनएससी की सदस्यता की भारत की आकांक्षा को चीन समझता है और सम्मान करता है। यह चीन का स्टेटमेंट है। चीन के जो उप विदेश मंत्री हैं उनका यह स्टेटमेंट सामने आया है। तो कुल मिलाकर देखिए, यह पहली बार है जब चीन ने सार्वजनिक तौर से भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता को लेकर इतना साफ और पॉजिटिव बयान दिया है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और अब तक चीन इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन देने से बचता रहा है, जिससे भारत की उम्मीदों को झटका लगता रहा है। बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चीन बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीमा पर तनाव कम होने से द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार हो सकता है, यह भी कहा गया। नेताओं ने यह माना कि सीमा विवाद की वजह से पिछले कुछ सालों में रिश्तों में, यानी कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसमें तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन जो अब पॉजिटिविटी चीन की ओर से देखने को मिली है और खास करके सीमा विवाद को लेकर जो ये प्रतिक्रिया चीन की ओर से सामने आई है, इससे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो साख नजर आ रही है विदेशी स्तर पर, उसका ये नतीजा है कि चीन ने अपना रुख बदल लिया है। लेकिन भारत दावेदारी पर चीन ने पहले क्या कहा था, यानी कि जो यूएन की जो सदस्यता है उसे लेकर चीन का पहले का रुख क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। 2022 में भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। भारत ने 2022 में आवेदन दिया, लेकिन तब 5 स्थायी सदस्यों में चीन ने भारत की दावेदारी का समर्थन नहीं किया। ये 2022 की बात हम आपको बता रहे हैं। यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी सदस्यों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। 2022 में भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जिसमें चीन ने साथ नहीं दिया था।
कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कौन कौन से देश हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और इसके अलावा यूएनएससी में दुनिया की सबसे ताकतवर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान है, और स्थायी सदस्यों में अमेरिका, यूक्रेन, रूस और फ्रांस और चीन है। ये 5 सदस्य हैं। इसके साथ ही स्थायी सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 साल पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा होता है, और लेकिन वीटो के अधिकार स्थायी सदस्यों को सबसे अलग बनाता है, और स्थायी सदस्यों के समर्थन के बिना कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। यानी कि इसी में कोशिश जो लगातार जो चीन कर रहा है कि स्थायी सदस्यता जो है वो भारत को ना मिले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो चीन है वो अपना रुख बदल सकता है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के कितने दावेदार हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, दावेदारों की अगर हम बात करते हैं, इसमें ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, और इसी के साथ भारत भी है। और इसी के साथ देखिए, ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका ये देश हैं जो दावेदारी बार बार करते हैं, जिसमें भारत भी है। और इसी के साथ ही देखिए, भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और खास करके चीन ने न केवल भारत की अध्यक्षता के तहत बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, बल्कि भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए अपना पूरा समर्थन भी व्यक्त किया है। व्यापारिक मोर्चों पर भी दोनों देश नए सिरे से आगे बढ़ने की तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो चीन 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने देने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि नहीं चाहता था अगर चीन की स्थायी सदस्य भारत बने यूएन का, ऐसे में फिर अचानक उसके सुर आखिर क्यों बदल गए? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निपुण आलम बयान भी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सर, अनुज माथुर सर, ये जो चीन का ये जो रुख बदला हुआ नजर आ रहा है, इसे किस तरीके से आप भाप रहे हैं? क्या इसके पीछे चीन की रणनीति हो सकती है? जय हिंद पुनीता। देखिए, 2 बातें बिल्कुल साफ हैं जिनको कि हमको पहले उसको स्टेटमेंट के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद इसका आर्गुमेंट आगे बढ़ेगा जी। पहली बात तो ये होती है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत गॉस्पल है, ट्रुथ, कि उसमें कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं आज, और वो इंटरेस्ट जो होते हैं उस समय की परिस्थिति के ऊपर आधारित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि चीन के किसी भी स्टेटमेंट को हमें संजीदगी से तो लेना चाहिए, लेकिन उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ये वही चीन है जिसने हिंदी चीनी भाई भाई और ये और वो और पता नहीं क्या क्या करके, और 1962 में भारत के साथ जो किया था उन्होंने, तो आज की जो परिस्थिति है वो ये दिखाती है पुनीता कि पूरे जो विश्व में जो यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म है, और बहुत कई पोल्स, यानी कि जो पावर सेंटर्स जो हैं वर्ल्ड में उभर करके आ रहे हैं, और उन पावर सेंटर्स में भारत एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था, पहली बात। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी वो मेजर मिलिट्री पावर की श्रेणी में आ गया है भारत, तो एक बहुत बड़ी ताकत, और उसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन को कंट्रोल करते हुए, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण से आज भारत जो है एक अपनी अलग पहचान, उसकी अलग अलग एक शक्ति सेट केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया है। यही वजह है कि चीन जो है वो भारत का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। पहले जब भी भारत ने प्रयास किया था यूएनएससी के मेंबरशिप का, जो कि एक हमारा जायज हक है, क्योंकि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ दिनों में तीसरी हो जाएंगे, और हम बहुत एक शक्तिशाली रहा, तो उस समय सिर्फ चीन ने इसको अपोज किया था। आपने बताया अभी कि जो वीटो पावर होती है, अनलेस सर्वसम्मति हो यूएनएससी में, तब तक कोई भी प्रस्ताव पारित हो नहीं सकता। तो ये वजह थी कि हम लोग उसको आगे नहीं कर पा रहे थे। ये अगर ये यूएनएससी का आकार बढ़ा तो केवल भारत नहीं होगा, जिन राष्ट्रों का आपने नाम लिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका, वो भी देश इसके कंटेंडर्स हैं।
एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जी। चाइना का जो रुख बदला हुआ वो क्यों हो रहा है, जिसके हाँ। ऊपर वो रुख इसलिए बदल रहा है कि आज जिस प्रकार से अमेरिका ने, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, हर वो स्थान पर जहां चाइना का इंटरेस्ट और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहां हम्म। पर अमेरिका अपना अपनी हेजेमनी, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। हम्म। इस वजह से आज चीन को भारत की आवश्यकता है। आज चीन को अगर हम्म। अपना साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में अपने अपने ठीक है। प्रभुत्व को, और यानी यानी एक ये चीज, कह एक सकते हैं लाइन, सर कि पूरी अगर तरह एक चीन लाइन। अगर अपना बदला हुआ रुख दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रणनीति हो सकती है। जो जो जानकारी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से रुख अपना रहा है चीन को लेकर, उसके बाद चीन ये चाहता है कि भारत का साथ मिले, तो कुल मिलाकर चीन अगर कोई कदम आगे बढ़ा रहा है तो भारत को भी काफी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए सर। और निपुण सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज की टीम अब पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और आम जनता से बातचीत की गई, और जो चीन यानी कि चीन का जो रुख देखने को मिल रहा है, इससे लेकर सवाल जवाब भी किए गए। यानी कि क्या यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलाने का जो वादा है, ये करके चीन भारत के खिलाफ अपनी रणनीति बदल रहा है? ये कुछ सवाल लेकर हम पहुंचे थे जनता के बीच में, और जवाब में क्या कहा गया ये जरा समझ लीजिए। कुछ लोगों ने हाँ यानी कि रणनीति बदलनी जरूरी है, 17% लोगों ने ये कहा। अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन भारत का साथ चाहता है, जो देखिए अभी अब सर भी बता रहे थे। 22% लोगों ने ये कहा, और नहीं केवल दिखाता है, दिखावा है ये। 65% लोग ये सिर्फ मान रहे हैं कि ये सिर्फ चीन का दिखावा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इसमें सिर्फ 6% लोग हैं। कुल मिलाकर देखिए ये जनता की राय है, और इसमें अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन भारत का साथ चाहता है, यह कहा गया है आम जनता की ओर से। 22% ऐसे लोग हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि चीन के मंत्री का बयान, हम भारत को खतरा नहीं अवसर है, पर आपका सोचना क्या है, यह हम सवाल लेकर पहुंचे थे, जिसमें हाँ में साथ आना चाहिए 7% लोगों ने कहा। राजनीति है, जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा, ये 4% लोगों ने कहा। भारत को सतर्क रहना चाहिए, इसमें 79% लोगों ने ये कहा। इसके अलावा बिल्कुल गलत बयान है ये, 10% ऐसे भी लोग हैं। कुल मिलाकर देखिए हर कोई ये जानता है, आम जनता भी ये समझती है कि चीन जो कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी चालबाजी हो सकती है। और निपुण सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये देखिए हम जनता के बीच में गए थे कुछ सवालों को लेकर, और इससे पहले भी, क्योंकि ये जो बदलाव चीन के अंदर देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पर इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का साथ छूटा और अब कहीं ना कहीं भारत से समर्थन चाहिए, क्या यही मकसद हो सकता है चीन का? मैं मेजर जनरल सर को सुन रहा था, माधुरी जी को, और उनका अनुभव अपना है और बहुत शानदार तरीके से बातों को रखते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा क्या था कि जब मैं इसको भारत और चीन के संबंधों को टेस्ट करता हूँ किसके ऊपर, जो हमारी इंटरनेशनल थ्योरीज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उन थ्योरीज पर अगर मैं देखूं तो मैं ये कहूंगा कि देखिए क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं। हम चीन के साथ संबंधों को जो आप देखते हैं वो हमेशा एक 1962 का जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और एक लंबा वॉर के बाद जो जमीन पर कब्जा किया चीन ने, हम उस आघात से आज तक बाहर निकले नहीं हैं। और हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीन को आज भी कंसीडर करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा 1962 से पहले चलें तो हजारों साल की आपको जुगलबंदी देखने को मिलेगी भारत और चीन के बीच में, और पूरी दुनिया पर क्या किया, राज किया। 62 के बाद क्या था कि एक कोल्ड डिफरेंस की तरह से आपको देखने को मिलेगा। चीन का दोबारा से फिर जो अग्रेशन आपको देखने को मिला वो 2005 से आपको चीन का अग्रेशन देखने को मिला, जब हम दोनों के बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट होना शुरू हुआ। आज चीन को ये महसूस हो रहा है कि अगर हम इकोनॉमिकली वाइज देखें, भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8% के आसपास बनी हुई है, चीन की 2% भी नहीं है। तो भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक स्ट्रेटेजिकल पावर के रूप में उभर रहा है। तो निश्चित रूप से अगर चीन ये सोचता है कि मुझे अमेरिका को काउंटर करना है, तो एशिया में भारत से क्या ना तनाव लेकर या भारत से संबंधों का तनाव लेकर चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि बदलते हालात या बदलती परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है। और देखिए विश्वास तो हम अमेरिका में भी नहीं करते हैं। अभी आप सोचिए, अमेरिका के साथ अभी डील हुई, नहीं तो डील होने से पहले क्या तेवर थे अमेरिका के। आपका चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें, पाकिस्तान वाले मसले में लेकर बात करें, किस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे थे।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति होती है। और यहाँ पर हमेशा ये सावधानी बरतनी होती है कि हमारे से कोई भी ऐसा कोई स्टेप ना हो, या उस दूसरे कंट्री के द्वारा कोई ऐसा स्टेप ना ले लिया जाए कि हमारे क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो मैं समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड्स पर अगर दोनों देश बात करते हैं और जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए अगर वो प्रतिबद्धता या उसके ओर लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबरशिप की हम बात करें, ये तो हमारा पुराना मुद्दा रहा है और चीन ने उसमें हमेशा अड़ंगा अटकाया है, यहाँ तक का वीटो तक का इस्तेमाल किया है। और अगर आज चीन उसको बढ़ता है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चीन इस बात को समझ रहा है। पर बिल्कुल सही बात है जो महात्मा सर ने भी कहा कि चीन को आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि चीन का जो अग्रेशन है आज भी आप सोचिएगा, हमारे साथ यहाँ लद्दाख की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश को लेकर बात करें, अभी हाल के दिनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात करें, पाकिस्तान को चाहे फंड का सपोर्ट हो, वेपन का सपोर्ट हो, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट के सपोर्ट हो, वो तक आपको पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये अच्छा है, तनाव अगर है, और हम लोग कहते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो संबंधों की प्रकृति होती है वो 4 तरह की होती है। एक तो हमेशा अच्छे संबंध जैसे भारत भूटान, एक हमेशा तनाव वाले जैसे पाकिस्तान, एक ऐसा संबंध होता है जिसको हम कहते हैं तनाव के साथ सहयोग, और एक सहयोग के साथ तनाव। तो यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई, चीन को हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि तनाव है, लेकिन तनाव के साथ कुछ कॉपरेशन समय समय पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब बराबरी में आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी आपका रिगार्ड, आपका सम्मान करना पड़ता है, आपकी बात पर कहीं ना कहीं एग्री होना पड़ता है। मुझे वही बात दिखाई दे रही है कि अमेरिका हो या चीन हो, दुनिया के सब देश हैं, वो मान रहे हैं कि भारत को अब हम स्लो या छोटे में देख सकते हैं, बल्कि हम इसको बिग उसमें देखेंगे, बिग कंट्री के रूप में देखेंगे, तब बात बनने वाली है। जी और कहीं ना कहीं सर जो आपने चीजें बताई हैं, जो जानकारी आपने दी है, उसके मुताबिक देखिए ये भारत की अब कहीं ना कहीं जो एक इमेज है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से मजबूत होती हुई नजर आ रही है, इसका जीता जागता ये अब सबूत है कि जो देश कहीं ना कहीं, खास करके चीन की अगर हम बात करते हैं, अब कैसे उसका रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी हमने बाकी देशों का देखा है कि कैसे बदलाव अब भारत के प्रति देखने को मिल रहा है। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन कुछ और सवाल जिसको लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे थे, जिसमें सवाल हमारा ये था तीसरा कि भारत चीन में बातचीत के बाद सीमा पर शांति और कई मुद्दों पर सहमति बनी, क्या इसमें रिश्ते अच्छे होंगे? तो क्या लोगों की राय रही है वो हम आपको बता देते हैं। ये सवाल हमारा था, लेकिन लोगों की इस पर क्या राय है? हाँ, रिश्ते में सुधार होगा 22% लोगों ने कहा, नहीं कोई सुधार नहीं होगा 34% लोग ऐसे भी थे। सीमाएं विवाद खत्म नहीं होने देंगी, ये 38% लोगों की ये राय है। इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते, इसमें 6% लोगों का ये अब जवाब था। और भी कुछ हमारे सवाल जिसमें अब हम देखिए लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जो मुद्दे हैं उसे लेकर जनता क्या कह रही है, जिसमें हमारा चौथा सवाल ये था कि वैश्विक मंचों पर जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G20, UN, इस पर भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए या फिर अलग अलग रास्ते अपनाना चाहिए, ये सवाल हमारा था, जिस पर लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें मिलकर काम करना चाहिए सिर्फ 18% लोगों का यह जवाब था। भारत को अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखनी चाहिए, 35% लोग ये चाहते हैं कि भारत को अलग होकर अपनी रणनीति अपनानी चाहिए, अलग होकर काम करना चाहिए, अलग अलग रास्ते बेहतर होंगे, 29% लोग ऐसे कहते हैं। भारत को चीन से दूरी बनाए रखना चाहिए, 18% लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भारत को चीन से अलग रहकर ही अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए। इसके अलावा हमारा अगला सवाल था कि चीन और अमेरिका में भारत के लिए अच्छा दोस्त कौन बन सकता है, यानी कि चीन या फिर अमेरिका, अच्छी दोस्ती किसके साथ हो सकती है, यह सवाल था हमारा, जिसमें अमेरिका अच्छा दोस्त है 28% ये मानते हैं, चीन अच्छा दोस्त है सिर्फ 5% लोगों की ये राय है। इसके अलावा दोनों से अच्छे रिश्ते जरूरी हैं, 51% लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में जो दोस्ती है सही होनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, कह नहीं सकते में 16% ऐसे लोग भी हैं। कुल मिलाकर देखिए ये जनता की राय है, लेकिन हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और मैं आपके पास आऊंगी अब सर, अनुज माथुर सर, क्योंकि देखिए लोगों की राय हमने ली और जो हमने, बहुत लोग ऐसे थे जो चाहते हैं कि चीन से अलग होकर काम करना चाहिए, बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के रिश्ते जो हैं अब अगर साथ लेकर चलते हैं तो भारत को इससे फायदा होगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई में अगर चीन और अमेरिका के साथ हम मिलकर चलते हैं तो भारत को क्या इससे फायदा होगा? बिल्कुल पुनीता, देखिए भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको वो बिल्कुल साफ है। पहले हम नॉन अलाइंड थे,
आज भारत ऑल अलाइंड की बात कर रहा है। भारत का काम करने का जो जो अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर भारत का जो जो थ्रस्ट एरिया है वो यही है कि हमें किसी से शत्रुता नहीं है, हम अपने हर राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं। देखिए आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में चीन जो है वो, और ना चीन ना अमेरिका, कोई भी किसी भी लॉन्ग ड्रॉन स्कफल में एंटेंगल होना, मतलब किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। और आज ये अब आवश्यकता है देखिए पूरे विश्व की कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारिए, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ बनिए और उसके बाद आगे काम करिए। जहां तक सवाल दोनों के साथ मिलकर चलने का है, मेरा यह मानना है कि जो भारत की आज की विदेश नीति है, ऑल अलाइनमेंट की जो विदेश नीति है, वो बहुत कारगर सिद्ध हो रही है और हमारे संबंध हर राष्ट्र के साथ बेहतर है। दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से आज के परिस्थिति में जो कि जुलाई में मॉस्को जा सकता है, अगस्त में कीव जा सकता है, उसके बाद पेरिस जा सकता है, उसके बाद न्यूयॉर्क अमेरिका जा सकता है और सबके साथ अच्छे संबंध हैं। तो ये आवश्यक है अगर आप अपने आप को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं। 2027-47 तक आप अपने आप को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई चीज जो कि आपकी प्रोग्रेस को रिटार्ड करे, उस तरह की कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज आप चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, किसी के भी साथ आप युद्ध को या किसी भी इस प्रकार की चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि भारत निश्चित रूप से अमेरिका और चाइना दोनों के साथ मिलकर के आगे बढ़ सकता है। हमारे अपने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स हैं, वो अपने लेवल पे हम बात करते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, हालांकि हम चीन पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन में अमेरिका के विषय में बोलना चाहता हूं, और वो लाइन ये है कि आज की जो हालत है विश्व की, जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके हिसाब से अमेरिका को भारत की जरूरत ज्यादा है बजाय इसके कि भारत को अमेरिका की। ये एक बड़ा स्टेटमेंट आपको लगेगा। अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका। तो हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी अच्छे रह सकते हैं और हमारे रिलेशनशिप चीन के साथ इस प्रकार के रह सकते हैं कि हम कम से कम उनसे युद्ध की जैसी स्थिति में ना आए, ताकि हमारा कोई एफर्ट जो है, जो डेवलपमेंट की तरफ एफर्ट होना चाहिए, वो एफर्ट डाइवर्ट ना हो जाए। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और तीसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा था अपने लोगों से, इसमें प्रश्न में जिन लोगों ने कहा है कि भारत की स्वतंत्र नीति होनी चाहिए, आप स्वतंत्र नीति रखते हुए भी चीन के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप चीन के साथ जो नीति अगर साथ काम करेंगे तो जो चीन कहेगा वही किया जाएगा। तो स्वतंत्र नीति रख के चीन अमेरिका, न केवल चीन और अमेरिका, जो मैं कह रहा हूं कि पूरे विश्व में हर एक के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप रख करके आगे बढ़ सकते हैं। वही एकमात्र तरीका रहेगा अगर आपको विकसित भारत बनने की राह में अग्रसर होना है। आज हमारे रिश्ते इजराइल से भी हैं, हम फिलिस्तीन से भी फिलिस्तीन का भी हमारा, तो पूरे ओवरऑल जो भारत की जो कूटनीति है, जो जो विदेश नीति है, वो एक बहुत सुदृढ़ मेरे हिसाब से स्थिति में है और हमको दोनों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो बात आपने कही, और कहीं ना कहीं देखिए सर, इस दिशा में भारत काम कर भी रहा है और कई देशों का जिक्र भी आपने किया कि अब इन देशों के साथ रिश्ते भी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं और भारत ये भी चाहता है कि शांति के साथ हम आगे बढ़े और सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर रहें। लेकिन निपुण सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अगर चीन की ओर से समर्थन मिलता है तो क्या माना जाए कि बहुत जल्द अब यूएनएससी की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सकती है? हाँ देखिए, एक P5 जो हमारे कंट्रीज हैं, लगभग आप देखिए सभी एग्री हैं हमारे साथ में, चाहे वो अमेरिका की बात करें, रूस तो पहले से एग्री रहा है, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो एवरी आर कंट्री आर इन फेवर। लेकिन क्या है कि जो यूएनएससी की जो मेंबरशिप मिलती है वो 2/3 की मेजोरिटी में मिलती है, परमानेंट मेंबरशिप। पर माना जा रहा है कि 5 कंट्री ही पूरी लॉबिंग को तय करते हैं, तो 5 कंट्री की लॉबिंग के अकॉर्डिंग मेंबरशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आज यूएन का क्या वो जलवे जलाल रह गया है जो पहले हुआ करता था? एक क्वेश्चन ये उठता है। और जहां अमेरिका जैसे देश अब यूएन की बात को उतना सीरियसली लेते नहीं है, चाहे हम रशिया की बात को करें, चीन कितना सीरियसली लेता है, तो यूएनएससी का अगर मेंबर बनेगा तो ठीक है,
हमको एक हम कह सकते हैं क्रेडिट भारत की बढ़ेगी, ग्लोबल साउथ में एक हमारी इमेज क्या होगी, बिल्डअप होगी। लेकिन उतना मैं नहीं मान रहा हूँ आज की डेट में, जब अमेरिका गाजब इस बोर्ड जैसे अलग से यूएन के होते हुए भी अलग से आपको बोर्ड बनाने की बातें करने लगे हैं, और उनकी योजना ये है कि फ्यूचर में इसको हम यूएन का एक विकल्प के रूप में बना दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा विषय बनेगा नहीं अब, लेकिन ये है कि डेफिनेटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो हम लोग डिमांड करते रहे हैं, वो लंबे समय से करते रहे हैं, और भारत को मेंबरशिप मिलेगी तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बेटर है। और मुझे लगता है संभावनाएं अब काफी ज्यादा है कि भारत का यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिले। ठीक है, अब जी देखना यही पुनीता। होगा कि आगे होता क्या है। और चीन ने देखिए पॉजिटिव बयान तो दिया है, और क्या वाकई में समर्थन मिलता है या